हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं वीके राय आज के इस क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम क्षितिज बुक के अंतर्गत लहासा की ओर चैप्टर की तरफ चल रहे हैं। लहासा की ओर यात्रा वृत्तांत शैली में लिखित राहुल सांकृत्यायन जी की एक गद्य रचना है। राहुल सांकृत्यायन जी ने इस चैप्टर को यात्रा वृत्तांत शैली में लिखा है। यात्रा वृत्तांत शैली एक प्रकार की गद्य रचना होती है। गद्य की एक विधा है। यात्रा वृत्तांत शैली का अर्थ होता है, परिभाषा होती है कि जब कोई व्यक्ति अपनी की गई किसी यात्रा का कोई चित्रण अपनी लेखनी के माध्यम से करता है तो उसे हम यात्रा वृत्तांत शैली कहते हैं। यात्रा वृत्तांत माने यात्रा का समाचार। लेखक राहुल सांकृत्यायन जी एक घुमक्कड़ी स्वभाव के इंसान। वह अपनी जिंदगी का अधिकांशतः समय सैर करने में बिताया था। विभिन्न देशों की यात्रा उन्होंने अपने जीवन में की थी। विभिन्न धार्मिक और तीर्थ स्थलों पर भ्रमण की यात्रा का आनंद उन्होंने अपने जीवन में उठाया था। उन्हें इन यात्राओं का बड़ा सुखद ज्ञान था। वे कहा करते थे कि जिंदगी सैर के लिए मिली है। अपनी नौजवानी के दिनों में इस सैर का हमें भरपूर लुत्फ उठाना चाहिए। हमें जीवन का भरपूर आनंद लेना चाहिए। इसलिए 4 दिनों की जो जिंदगी मिली उसे व्यर्थ में जाया ना करें। सैर करके अपनी जिंदगी का भरपूर आनंद लें। उन्होंने कहा था कि सैर कर दुनिया की गाफिल, जिंदगानी फिर कहाँ, आज जिंदगी कर रही तो नौजवानी फिर कहाँ। जिंदगी में इंसान यदि जिंदगी का भरपूर मजा नहीं उठाया तो फिर उस जिंदगी का कोई मकसद नहीं। इसीलिए राहुल जी अपनी पूरी जिंदगी में लगभग अधिकांशतः समय सैर करने में बिताए। ये जो चैप्टर है आपका लहासा की ओर, ये भी उसी प्रकार की एक रचना है। 1929-30 का वो जमाना था जिस समय उन्होंने इस गद्य रचना को लिखा था। लेखक उस समय
तिब्बत की यात्रा पर। तिब्बत जाने के लिए भारतवासियों को नेपाल के रास्ते से ही गुजरना पड़ता था, क्योंकि अन्य कोई रास्ता नहीं था। वर्तमान में तो फरी कलिंगजोंग मार्ग भारत से नेपाल जाने के लिए रास्ता खुला हुआ है, जो वाया उत्तराखंड होकर जाते हैं लोग। लेकिन उस समय 2930 में केवल तिब्बत के रास्ते ही भारतवासी जा सकते थे, अन्यथा नहीं। और नेपाल से तिब्बत का जो एक रास्ता था वो भी दुर्गम पहाड़ी इलाकों से होकर के गुजरता था। इसलिए उस समय की यात्रा भी बड़ी दुरूह थी। फिर भी लेखक घूमने का शौकीन था, सो उस यात्रा पर जाने के लिए उसने अपना मन बना ही लिया। अब लेखक के सामने एक समस्या थी अपने किसी साथी की, एक ऐसा साथी जो वहाँ के रास्तों से अच्छी तरीके से परिचित हो सके। इसलिए लेखक ने अपने साथ एक मंगोल भिक्षु, जिनका नाम सुमत लेखक ने लिखा है और जिनका वास्तविक नाम लोब्जंग शेख था, उनको ले लिया। लोब्जंग शेख एक मंगोल भिक्षु थे। उनकी यजमान नेपाल से तिब्बत के बीच में जो गांव पड़ते थे, उन गांव में बहुत अधिक थे। इसीलिए हर गांव में उनकी अच्छी खासी जान पहचान थी। वो मंगोल ब्राह्मण थे, यजमान लोग निश्चित रूप से उनका स्वागत बहुत ज़्यादा करते हैं, इसलिए उनका भी स्वागत वहाँ के लोग अच्छी तरीके से करते हैं। उन्हें उन रास्तों का पूरा ज्ञान था और साथ ही कहीं रुकने में या भोजन पाने में कहीं कोई परेशानी नहीं होती। इसलिए उस मंगोल भिक्षु सुमत को लेखक ने अपने साथ ले लिया। मैंने आपको बताया कि वो दुर्गम पहाड़ी इलाका था। स्वाभाविक सी बात है कि पहाड़ी क्षेत्रों में गांव बहुत ज़्यादा नहीं होते, बहुत दूर दूर पर गांव हुआ करते। पहाड़ियों के रास्ते से होकर के गुजरना पड़ता था और उन पहाड़ों पर डाकू रहा करते थे। और विशेषता ये थी कि जो तिब्बत में था उसमें हथियारों का कोई कानून नहीं था। इसीलिए लोग लाठी डंडे की जगह हथियार लेकर के चला करते थे, बंदूक पिस्तौल लेकर के चलते थे और रास्ते से आते जाते यात्रियों को लूट लेते थे। और इतना ही नहीं, लूटने के पहले उन्हें जान से मार देते थे। कारण कि उनकी पहचान कहीं ना हो सके। कानून था नहीं, किसी की भी जान चली जाए कोई चिंता नहीं। इसीलिए जो लोग उन रास्तों से गुजरते थे वो भिखारियों के बेस में अपने को रखते थे, क्योंकि भिखारियों को कोई पूछता था है नहीं और आप तब भी नहीं पूछते, चाहे वो गांव के लोग हों चाहे डाकू हों। भिखारियों को कोई टच नहीं करता, क्योंकि वो उपेक्षा की नज़रों से लोग देखते, जानते भिखमंगा, भिखारी का मतलब ही भिखमंगा है। इसलिए लेखक अपने मित्र के साथ जब गुजरा, उस यात्रा पर चला, तो भिखारी के बेस में निकला।
उसने सोचा उधर से लौटते हुए कि जब इतने सारे लोग हैं, इनके दोस्त हैं, तो भला ये भिखारी के रूप रखने की क्या आवश्यकता है यार, चलो थोड़ा भद्र वेश में चले, सज्जनों के वेश में चले, रईसों के वेश में चले। और जब वो लौटते समय किसी गांव में गए रुकने के लिए, तो उन्हें बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। क्यों? क्योंकि उस गांव के लोग शाम का समय था, शाम के समय मदिरा का सेवन करते थे, और मदिरा का सेवन करने के बाद वो अपने होशो हवास को बैठते थे कि वो हु इज दैट। अपने को नहीं पहचान पाते तो दूसरे को क्या पहचानते। इसीलिए जिस समय लेखक सुमत के साथ उस गांव में पहुंचा, उस गांव का वही व्यक्ति जो उनको जगह दिया था रहने के लिए, जगह नहीं थी। मजबूर होकर के लेखक को अपने मित्र के साथ एक गरीब की झोपड़ी में रहना पड़ा, और साथ में परेशानी थोड़ी हुई, लेकिन फिर भी लेखक यात्रा पर है, यात्रा में परेशानियां और आनंद दोनों मिलते हैं। आनंद आया होगा। उस यात्रा में लेखक ने कुछ बातों का अनुभव किया, और उस अनुभव को उन्होंने हमारे आपके साथ शेयर किया है अपने उस चैप्टर में। उन्होंने लिखा कि उस समय का तिब्बती समाज कैसा था। उन्होंने बताया है कि लेखक जिस समय तिब्बत की यात्रा पर था सुमन के साथ, उस समय का जो तिब्बती समाज था ना, वो अत्यंत ही धार्मिक विचारों का था। औरतें पर्दा नहीं करती, मेहमान नवाजी उन लोगों का शौक था। वे आतिथ्य देवो भाव की भावना से ग्रसित थे, अर्थात अतिथि की देवता की तरह पूजा करते थे। उन्होंने अपने दिल में उनके लिए एक सम्मान का की जगह रखी। जब भी कोई अजनबी किसी गांव में पहुंचता था भिखारियों को छोड़कर, तो उस गांव के लोग उसकी आव भगत में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते थे। जो भी अजनबी पहुंचता था वह बेरोक घर के अंदर आ जा सकता था। अपने साथ जो चाय का सामान लेके जाता था वह घर की औरतों को दे देता था। घर की औरतें उसे बना करके उसके सामने मिट्टी के पात्र में ले आकर के दे देती थी। बड़ी मेहनत से, बड़ी प्यार से। और वो साथ में सोडा, नमक और मक्खन उसमें लोग डालते थे। सोडा, नमक, मक्खन यदि उस व्यक्ति के पास रहा करता था तो वो दे दिया करता था, दे दिया करता था। तो उसे लेके वो बना देते थे। यदि किसी को कोई असुविधा होती थी या किसी को ये लगे कि नहीं हमारे सामानों की कुछ चोरी कर सकते हैं लोग, तो वो खुद जाकर के अपने हाथ से उसके घर में चाय बना सकते थे, कोई रोक नहीं। ऐसा समाज था वहाँ। लेखक इन बातों से काफी प्रभावित था। लेखक रात के समय एक गांव में रुकता है। उस गांव में रुकने के बाद जब वो आगे की यात्रा पर बढ़ता है तो आगे के रास्ते में उन्हें थोंगला के जंगलों से होकर गुजरना पड़ता है।
थोंगला का जो जंगल था वह एक दुर्गम पहाड़ी इलाके में था। वहाँ बहुत ऊंचे ऊंचे टीले रहा होते थे। 16-16 हजार 17-17 हजार फीट की ऊंचाई का एक जगह होती थी, इसे डांडा कहा जाता है। तो उस थोंगला की पहाड़ी पर 16-17 हजार फीट की ऊंचाई पर से होकर के एक रास्ते से जाना पड़ता था। तो डांडे के रास्ते से होकर के गुजरना पड़ता था और वो रास्ता थोंगला की पहाड़ियों पर और निर्जन जंगलों के बीच में था। वो ऊंची जगह, उसी ऊंची जगह के रास्ते से इन्हें आगे की यात्रा करनी पड़ती थी। वो एक निर्जन पहाड़ी इलाका था, आसपास कोई गांव थी नहीं, पहाड़ी के नीचे नदी बहा करती थी। वह स्थान डाकुओं के लिए बड़ी मुफीद जगह थी, सुरक्षित जगह थी। डाकू उस स्थान पर बेखौफ घूमा करते थे। उनके पास बंदूकें और पिस्तौलें रहती थी, क्योंकि उस समय तिब्बत में हथियारों का कोई कानून नहीं था और तिब्बत में हथियारों का कानून न रहने के कारण लोग बेखौफ घूमते रहे। इसलिए वे लोग बेखौफ रहते थे और किसी को भी लूटने का इरादा उनका रहता था, लेकिन उनका सबसे खराब इरादा जो था कि लूटने के पहले उस व्यक्ति को जान से मार देते थे। क्यों? क्योंकि यदि जान से नहीं मारते तो उन्हें अपने पहचानने का डर रहता। इसलिए अपनी पहचान को छुपाने के लिए उस व्यक्ति की जान ले लेते थे। हत्या का कानून पता नहीं, हत्या का कानून न रहने के कारण उन्हें यह डर था। तो इस कारण वे केवल यात्रियों को लूट लेते थे और हथियारों का कानून न रहने के कारण इंसान को अपनी जान का खतरा हमेशा बना रहता था। इसीलिए लेखक अपने मित्र के साथ जब वहां से गुजरा तो वो भिक्षुक के वेश में गुजरा, क्योंकि यदि कोई डाकू उन्हें देख भी लेते तो भी वो दया के रूप में हाथ फैला दे कि मुझे कुछ दे दो। डाकू छोड़ देते थे कि जाने तो भिखारी है यार, क्या इसको टच करोगे। और इस प्रकार से वह व्यक्ति अपनी जान की हिफाजत करके आगे बढ़ जाता था। इसीलिए जो भी लोग यात्रा करते थे वो भद्रवेश में नहीं बल्कि डाकुओं के वेश में करते थे। ये माफ करना, बल्कि वो भिक्षुकों के वेश में ही, भिखारियों के वेश में करते थे। इसीलिए उस डांडे से जब वह आगे बढ़ता है, लेखक डांडे के पास पहुंचता है तो भिक्षुक के वेश में पहुंचता है और भिक्षुक के वेश में वो अपनी आगे की यात्रा जारी रखता है। उस स्थान पर जाने के बाद वहां लेखक का अपने मित्र के साथ ये विचार आता है कि अब तो मैं काफी थक गया यार, अब आगे चलने के लिए हमें घोड़े ले लेने चाहिए और घोड़ों पर हमें यात्रा करनी चाहिए। तो मेरे प्रिय छात्रों, आगे की बातें कल के भाग में मैं आपको सेंड करूंगा। आज यहीं मैं आपसे विदा ले रहा हूं। ओके, गुड बाय।